लेसन 2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म, यानी कि आवृत बीजी या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। कैसे? तो इस वही चीज़ हम लोग समझेंगे कि देखिए जो वो मतलब पुष्पी पादपों में जो पुष्प होता है वो क्या होता है, मुख्य जननांग होता है, यानी लैंगिक जनन की क्रिया करने में वो मुख्य जन अंग होता है। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पुष्प की एक संरचना के अंतर्गत इसको समझते हैं। तो यहाँ एक पुष्प की संरचना हम ले रहे हैं और इस पुष्प के अंतर्गत हम क्या करेंगे, बातों को समझेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से इसके जो है जननांग है, जो जो इनके जो क्या नाम है कि भाग है, कौन कौन से भाग इनमें कार्य करते हैं, सहायक करते हैं, ये मुख्य रूप से जनन की क्रिया में मदद करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि एक पुष्प, और इस पुष्प में देख रहे हैं कि देखिए प्रत्येक पुष्प में क्या होते हैं कि 4 भाग होते हैं। इनके 4 क्या होते हैं कि भाग होते हैं, और उन चारों भागों का नाम हम आपको बताएंगे। ये एक पुष्प है और इस पुष्प के डायग्राम को हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो देख रहे हैं ये जो पुष्प है, इस पुष्प का जो मान लीजिए हम लोग देखते हैं आए दिन गुड़हल का फूल ले लीजिए, गुलाब का फूल ले लीजिए, तो हम लोग देखते हैं कि उनमें क्या होता है, ये ऐसी संरचना दिखती है। अर्थात जो होता है, जो हरा वाला भाग होता है सबसे नीचे, हरा वाला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं, लिख देता हूँ, हरा भाग। हरे वाले भाग को हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। जो पुष्प होता है, पुष्प का जो एकदम लास्ट में होता है, नीचे की तरफ देखते हैं, ये क्या होता है, पकड़ने वाला होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बगल क्या होता है कि दो हरे, मतलब उसमें क्या होते हैं कि कलर में लगा होता है, जो क्या नाम होते हैं वो कलर में होता है। कैसा कलर होता है? हरा। हरा, उसको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। लेकिन ये बात है कि और भी होते हैं, ऐसा नहीं होता। काउंट किया जाए तो भाई, अगर तो डाइकाटिलेडॉन और मोनोकाटिलेडॉन यानी कि एक द्विबीजपत्री और द्विबीजपत्री की बात किया जाए तो उनको हम उनके क्या करते हैं, इस चीज़ को देख कर ही क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो ये कई हो सकते हैं, यानी तो इसमें अगर प्रत्येक की बात किया जाए तो प्रत्येक क्या होते हैं, ये बाह्य दलपुंज है जिसको हम बोलते हैं कि कैलिक्स। लेकिन और जो अन्य होते हैं उसको बोला जाता है बाह्य दल। उसको क्या बोलते हैं? बाह्य। नहीं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो जो मुख्य 4 भाग होते हैं वो होते हैं आपके बाह्य दल पुंज, दलपुंज, 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 एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है, उमंग और जायांग। ये जो होते हैं पुष्प के क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। अगर मुख्य रूप से बात किया जाए तो इसमें देखिए जो आपका बाह्य दलपुंज और दलपुंज है, ये क्या होते हैं कि सहायक चक्र होते हैं, अर्थात ये सहायता प्रदान करते हैं। अगर बात किया जाए कि देखिए जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं, दलपुंज क्या करता है, दलपुंज जो है दलपुंज जो होता है इनके जननांगों की सुरक्षा करता है। अर्थात लैंगिक जनन में जो सहयोगी अंग होते हैं उनकी ये क्या करता है, ये उनकी सुरक्षा करता है। दूसरी बात ये क्या करता है, परागण की क्रिया में जब क्या होता है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है, जब पॉलिनेट करता है उस दौरान ये क्या करता है, मदद करने का काम करता है। यदि हम बात करें कि दलपुंज की, तो दलपुंज क्या करता है कि जब परागण की क्रिया होती है तो उस समय ये क्या करता है कि परागण की क्रिया में मदद करता है। दूसरी बात, जायांगों की ये सुरक्षा करता है, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सहायक अंग कहा जाता है। ये दोनों क्या है कि सहायक अंग है। तो इधर लिख दिया जाता है कि जो सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग, सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, एक होता है बाह्य दलपुंज और दूसरा होता है बाह्य दलपुंज और दूसरा होता है दलपुंज। ये किस प्रकार से सहायता करते हैं, किस प्रकार से सहायक होते हैं, तो बताया जा रहा है ये क्या करते हैं कि पॉलिनेशन के समय, परागण के समय,
परागण के समय परागण की क्रिया में ये मदद है। दूसरी बात ये क्या करते हैं, जननांगों की सुरक्षा करते हैं, जननांगों की सुरक्षा करते हैं। यानी कि हम लोगों ने बात समझा कि ये बाह्यदल पुंज और दल पुंज होता है, कैलिक्स और कोरेला जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो पुष्प होता है, पुष्प के जननांगों को जायांग, पुमंग और जो है वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, तो सारे का ये क्या करते हैं कि सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात ये क्या करते यहाँ तक का जो डायग्राम दिख रहा है, जो चित्र दिख रहा है जो आपको, वो आप ये क्या है कि मादा भाग है, अर्थात ये अंडाशय है, और अंडाशय में ये जो भाग दिख रहा है ये बीजांड है, और इसी बीजांडों में जो ये चीज संरचना दिख रही है ये क्या है, ये आपका एक सेल है, अंड कोशिका है, अंड कोशिका। तो हम लोग बात करते हैं एक सेल, और ये है ओव्यूल। बात किया जा रहा है कि देखिए जो जननांग होते हैं ये सारे हैं, तो उसमें बात किया जा रहा है दलपुंज और बाह्य दलपुंज क्या करते हैं, ये हरे कलर का होता है, हर पुष्प में क्या होता है निचली सतह से लगा होता है, यानी कि जो कलर होता है, जो रंगीन कलर के होते हैं उनके, और ये सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं। और किस प्रकार सहायता करते हैं, तो बताया जा रहा है कि पॉलिनेशन में क्या करते हैं, पॉलिनेशन में मदद करते हैं। दूसरी बात ये क्या करते हैं, जननांगों की सुरक्षा करते हैं। अब हम बात करते हैं पुमंग की, एंड्रोसियम की। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि देखिए जो चीज दिख रहा है, अर्थात देखा जा रहा है ये जो चीज है, यानी कि जो आपके पुमंग है ये कैसा है, ये नर भाग है, ये नर भाग है। अर्थात एक पुष्प में नर या मादा दोनों भाग हो सकते हैं, या हो सकता है कि नर या मादा में से दो में से कोई एक हो सकता है। इसलिए यहाँ थोड़ा बात जरूरी है कि देखिए जो एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो एक लिंगी पुष्प होता है यानी यूनिसेक्सुअल, यहाँ थोड़ा लिख लिया जाता है कि एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, एक लिंगी पुष्प, और दूसरा है द्विलिंगी पुष्प। ये कैसे, हम लोग यही पुष्प के अंतर्गत हम बात समझ लेते। देखिए क्या होता है कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे नर भाग और ये जायांग जो है मादा भाग है, मादा भाग, ये क्या है, मादा भाग है। यदि किसी पुष्प में, यदि ऐसे पुष्प हो जिसमें नर तथा मादा दोनों क्या है कि जननांग उपस्थित हो, ऐसे पुष्प जिनमें नर तथा मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उनको हम बोल देंगे वो कैसा है, द्विलिंगी पुष्प है। यदि दोनों में से केवल एक है, या तो नर या मादा में से कोई एक है, तो उसे हम बोल देंगे एक लिंगी पुष्प। हम आपको बात करते हैं कि एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे पुष्प जिनमें नर व मादा जननांग उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे बात की कर लिया जाता है, जैसे कि पपीता है, नारियल है, तरबूज है। यानी कि एक लिंगी पुष्प को हम एक बार और बात कर लेते हैं कि एक लिंगी पुष्प जो होते हैं वो ऐसे पुष्प होते हैं जो क्या होते हैं कि किसी पुष्प में, यानी कि जो जननांग नर या मादा में से केवल एक उपस्थित हो, या तो जायांग उपस्थित हो
या पुमंग उपस्थित हो, या तो हम कह सकते हैं या तो पुंकेसर उपस्थित हो या स्त्री केसर। ये नहीं कि दोनों उपस्थित हो। यदि दोनों उपस्थित है तो उसको हम बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल की बारे में बात हो रही है, तो यूनिसेक्सुअल के बारे में बात होगी। ऐसे पुष्प जिनमें नर तथा मादा दोनों में से केवल एक जननांग उपस्थित होते हैं, जैसे पपीता और नारियल। यदि दोनों, यहाँ लिख दिया जाता है, ऐसे पुष्प जिसमें नर व मादा, नर प्लस मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं लिली और गुलाब। जैसे लिली और गुलाब आदि। यानी कि गुलाब जो होता है, गुलाब का जो पुष्प होता है, गुलाब के पुष्प में क्या होता है कि हम लोग कह सकते हैं द्विलिंगी पुष्प है। मैं आपको एक पुष्प के अंतर्गत बताता हूँ। हम देखिए, हम लोग अब बात करते हैं कि देखिए ये एक पुष्प है जो हम सबके गांव में होता है। तो देखिए इस पुष्प को अगर हम बात करते हैं, इस पुष्प में देखा जा रहा है कि देखिए ये जो आपको कलर ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि जो पेंटामेरिक है, अर्थात 5 है काउंट करने पे, ये हम देख सकते हैं कि इनमें जो ये चीज होता है ये बाह्य दल पुंज होता है। केवल एक की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है? ये आपका बाह्य दल है। लेकिन यहाँ पांचों का अगर बात किया जाए, भाई यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो पांचों को हम क्या कहेंगे? ऑलरेडी अगर बात किया जाए तो उसको हम बोलेंगे बाह्य दल। उसको क्या कहेंगे? प्रत्येक की अगर बात किया जाए वो बाह्य दल है। बाह्य यानी कि एक का मैंने काउंट किया जिसको कैलिक्स बोला गया है। बाह्य दल ये है, ग्रीन कलर का होता है, प्रत्येक पुष्प में होता है, आप देख सकते हैं। ये पेंटामेरिक ज्यादातर सब मतलब ये कैसा होता है 5 है यहाँ काउंट करने पे। हम लोग बात करते हैं कि देखिए ये आपका एक बाह्य दल पुंज है, लेकिन अगर पांचों की बात किया जाए तो बाह्य दल है। अब बात करते हैं कि देखिए ये जो कलर में है, ये हम लोग देख रहे हैं, ये भी 5 ही होगा, 5 ही काउंट करने पे, क्योंकि हम डाइकाटिलेडॉन और मोनोकाटिलेडॉन को ऐसे ही प्रेफर करते हैं। ये आपका डाइकाटिलेडॉन का है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो पेंटामेरिक है ये दिख रहा है दलपुंज है। ये क्या है कि दलपुंज है। अब हम बात करते हैं कि ये पूरे के पूरे ये दलपुंज है, लेकिन अगर पांचों का बात करें तो ये दल है। प्रत्येक की बात अगर हम करें ये दल है, अगर प्रत्येक की बात किया जाए तो ये दल है। पेटल और ये आपका सेपल है। इधर नाम इधर लिख देता हूँ, सेपल, इंग्लिश में इसको सेपल कहते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं तो देखा जा सकता है, इसमें दिख नहीं सकता या देखा जा सकता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात किया है। ये कैसा फ्लावर है इसको हम लोग देख सकते हैं कि देखिए ये किस तरह का है। तो देखिए इसमें अंदर अगर गुड़हल का पुष्प को यहाँ पे एक लगा रहता है, इसके ऊपर गुड़हल में लगा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम वही होते हैं। इसमें दिख नहीं रहा है, छोटा है। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए क्या हो रहा है इधर। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, तो यदि किसी पुष्प में क्या है, नर तथा मादा दोनों जननांग उपस्थित है, तो उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहेंगे, फ्लावर है। और अगर उनमें से केवल एक क्या है उपस्थित है, एक जननांग उपस्थित है, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। अर्थात जैसे पपीता है, नारियल है, तरबूज है। इधर अगर बाइसेक्सुअल की बात करें तो गुलाब इसका अच्छा उदाहरण है, और दूसरा लिली। अगर हम बात करते हैं कि अब देखिए ये जो चीज दिख रहा है, ये आप यहाँ से यहाँ तक जो चीज दिख रहा है आपको, ये पुष्प का क्या है? नर भाग है। ये पराग कोश है, ये पराग कोश एंथर। और अब इसी पराग कोश में क्या होता है कि नर युग्मक पराग कण होते हैं। इसी में क्या होते हैं कि पराग कण होते हैं, पराग कण यानी पोलन ग्रेन,
पोलन ग्रेन। अब हम जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो चीज दिख रही ये पूतंतु है या पूतंतु फिलामेंट, तंतु यानी फिलामेंट है। अगर ये भी बात पूछा जा सकता है कि देखिए जो, या इसको लिख सकते हैं स्टेमेन, पुंकेसर भी लिख सकते हैं, पुंकेसर को स्टेमेन कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए ये जो आपको पुष्प का इधर वाला जो भाग दिख रहा है, जो नर भाग है, नर भाग के अंतर्गत मैंने बताया कि देखिए नर भाग में एक क्या होता है, एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम के अंतर्गत क्या होता है, देखिए ये पूरे के पूरे डायग्राम जो इधर का दिख रहा है ये आपका क्या है, ये क्या है, पुमंग है। और इसी पुमंग में के अंतर्गत हम जानते हैं ये पुंकेसर स्टेमेन है। और स्टेमेन में क्या होता है, कैटेगराइज अगर करते हैं तो दो होता है, एक फिलामेंट होते हैं जो सारे के सारे दिख रहे हैं, और इधर आपको बताया जा रहा है इसके अंतर्गत एक होता है परागकण, यानी परागकण और पूतंतु ये आपके नरभाग के अंतर्गत आते हैं। कि ये जो चीज दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। सीमा है, वर्तिकाग्र है। अब आगे अगर बात करते हैं तो इधर है स्त्री केसर, स्त्री केसर अगर बात किया जाए, देखिए जायांग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो वर्तिकाग्र भी क्या है, जायांग के अंतर्गत है। अभी ये जो चीज आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चीज दिख रही है इसको बोलते हैं स्टाइल, स्टाइल, वर्तिका। अब ये आपका पुष्प का डायग्राम बन चुका है। अब आगे जो वर्तिका है, अब इसके अंतर्गत पोलन ट्यूब बनेगा, लेकिन पोलन ट्यूब जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, जब आगे क्या होगा कि जब क्या होगा, पराग कोष से परागकण क्या करेंगे, पोलिनेट करेंगे, अर्थात परागण की क्रिया के द्वारा जब क्या होंगे, वर्तिकाग्र पहुंचेंगे, तो वर्तिकाग्र पे क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, और उस चिपचिपा पदार्थ से ये क्या करेंगे, मिल जाएंगे। और मिलने के बाद क्या होगा कि ये वर्तिकाग्र फूलने लगेगा, और फूलने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे जो होगा यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, एक संरचना ऐसी मिलेगी जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। तो पोलन ट्यूब के बारे में बात की जाएगी। तो बताया जा रहा है कि देखिए क्या होता है कि परागकोश में ऑलरेडी जब परागकण की क्रिया होगी या फिर परागकण बनेंगे उसको हम आगे बता रहे हैं ये, लेकिन यह है कि जब परागकण से क्या होंगे, परागकोश से जब परागकण क्या करेंगे कि वर्तिकाग्र पहुंचेंगे, तो वर्तिकाग्र पे कोहेंसिव मटेरियल ऑलरेडी उपस्थित होता है, तो उस पे से क्या करेंगे, उसकी क्रिया होगी आगे। तो उस दौरान क्या होगा कि ये फूलेंगे और धीरे धीरे वर्तिकाग्र से होते हुए क्या करेंगे कि आपके यानी कि यहाँ क्या नाम है, अंडाशय तक पहुँचने का काम करें। सेक्शन कार्ड लेते हैं आपके परागकोश का। चलिए तो हम लोग अब आप सेक्शन कार्ड लेते हैं, सेक्शन कार्ड लेते हैं किसका, एंथर का, पोलन परागकोश का। तो देखिए अभी बात करते हैं कि भाई अब हमें क्या है, परागकण यानी कि लघु बीजाणु जनन कैसा होता है, यानी माइक्रोजीस्पोरेंजिया किस प्रकार से होते हैं। तो बात करते हैं। तो देखिए अभी हमने जो डायग्राम के अंतर्गत आप लोगों को बात किया कि देखिए क्या होता है, पुष्प जो होता है मुख्य जनन अंग होता है पुष्पी पादपों का, और इसी पुष्प के द्वारा क्या होता है, जनन की क्रिया होती है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि परागकोश, देखिए प्रत्येक परागकोश में क्या होता है कि दो कोष्ठक होते हैं, प्रत्येक परागकोष्ठ में क्या होता है, दो भाग होता है। वहाँ पे दिखाया भी गया है कि प्रत्येक परागकोष्ठ में क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, और प्रत्येक भाग में क्या होते हैं कि दो कोष्ठक होते हैं। अब यहाँ देखा भी जा सकता है, ये आपका क्या है, परागकोश, परागकोश। हम बात कर लेते हैं कि देखिए जो परागकोश में भी बात किया जा रहा है कि देखिए प्रत्येक परागकोश में क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, और प्रत्येक भाग में क्या होते हैं कि दो क्या होते हैं भाई, परागकोश में क्या होता है, दो भाग होता है, और दो भाग होने के साथ साथ प्रत्येक अगर भाग की किया जाए बात, तो इसमें क्या होते हैं, दो कोष्ठक होते हैं, अर्थात सब मिला के क्या हुआ कि चार। यहाँ पे दिया देखा जा सकता है।
कर रहे हैं कि देखिए जो परागकण है परागकोश है, परागकोश में बताया कि भाई प्रत्येक परागकोश में 2 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग में क्या होते हैं 2 कोष्ठक होते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे देखा जा सकता है कि देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है तो यहाँ पे लघु बीजाणु धानी अर्थात 4 की संख्या में जो दिख रहा है, बताया जा रहा है कि लघु बीजाणु धानी या इसी में क्या होता है लघु बीजाणु जनन होता है, अर्थात ये क्या होते हैं जो लघु बीजाणु जनन होता है अर्थात लघु बीजाणु धानियों का निर्माण होता है या लघु बीजाणु मात्र कोशिका का जो निर्माण होता है वो इसी के अंतर्गत होता है। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए इस मतलब इनमें जो क्या होता है कि आपका अधोस्तरी कोशिका प्रसूप कोशिका दिख रहा है, उसके बाद दिखा जा रहा है कि प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका। इसमें क्या होता है कि जो अधस्तरी कोशिकाएं वो क्या होती है कि अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं जिसे प्रसूप कोशिका कहते हैं। यानी कि बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि कुछ तरुण परागकोशों की कुछ अधस्तरी कोशिका होती हैं, हाइपोडर्मल सेल होते हैं जो क्या होते हैं अन्य तरुण परागकोशों के कुछ अंतःस्तरी कोशिकाएं होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं प्रसूप कोशिकाएं कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि देखिए जो प्रसूप कोशिकाएं होती हैं ये आपको दिख जा रहा है कि जो प्रसूप कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं विभाजित होती हैं और विभाजित होने के तत्पश्चात कैसी विभाजन यहाँ विभाजित होती है सूत्री विभाजन के तत्पश्चात क्या होता है ये जो है ये विभाजित होती हैं और 2 प्रकार के क्या होते हैं कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जिसमें प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा है प्राथमिक लघु बीजाणु जनन। तो हम लोग देख सकते हैं कि देखिए जो प्राथमिक लघु बीजाणु जनन है जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है ये क्या करता है तीन स्तर तैयार करता है जैसे देखा जा सकता है। 3 स्तर जो होता है ये बाह्य स्तर होता है, ये मध्य का स्तर होता है और ये लास्ट में टेपिकम होता है। ठीक, तो बताया जा रहा है कि जो प्रसूप कोशिकाएं होती हैं जो एंटीपोडल सेल होते हैं, एंटीपोडल सेल क्या होते हैं कि विभाजन के तत्पश्चात क्या करते हैं 2 तरह की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। एक क्या करता है प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण करता है और दूसरा क्या करता है प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करता है। तो जो आपका प्राथमिक जो क्या नाम है कि भित्ति कोशिका है वो 3 तरह के क्या करते हैं स्तर का निर्माण करता है। एक क्या होता है बाह्य स्तर होता है, दूसरा मध्य स्तर होता है। जो मध्य स्तर क्या होता है 1 से 3 के बीच में होता है अर्थात इसकी जो स्तर जो काउंट होती है 3 होती है और लास्ट में टेपिकम होता है। ये क्या करते हैं टेपिकम क्या करता है और मध्य स्तर क्या करते हैं ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं और नष्ट होने के तत्पश्चात क्या करते हैं ये पोषण प्रदान करने का काम करते हैं, ये पोषण देने का काम करते हैं। हम लोग देखिए बात कर रहे हैं कि देखिए जो अभी हम लोगों ने बात किया कि देखिए जो क्या होते हैं लघु बीजाणु जनन के होता है तो बताया गया इसमें क्या होता है अधोस्तरी कोशिका प्रसूप कोशिका क्या होती है ऑलरेडी अधोस्तरी कोशिका विभाजित प्रसूप कोशिका विभाजित होकर क्या कर रही है प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण कर रही है। तो जो प्रसूप कोशिका का जो पहला जो 2 बताया 2 कोशिकाओं में प्रसूप कोशिकाएं जो विभाजित होती हैं तो उसमें जो प्राथमिक भित्ति कोशिका था उसमें बात हो गया कि ये क्या करता है 3 तरह के क्या करते हैं स्तर को बनाता है। ये 3 तरह के कोशिकाओं का निर्माण बाह्य स्तर मध्य स्तर और टेपिकम। लेकिन यहाँ टेपिकम जो है टेपिकम की एक बात करते हैं तो टेपिकम में देखिए 2 तरह के क्या होते हैं। तो टेपिकम में क्या होता है टेपिकम में जो बहुगुणित केंद्रक होते हैं टेपिकम में जो बहुगुणित केंद्रक होते हैं और साथ ही साथ इनमें जो इनके जो कोशिका द्रव्य में यूवी संरचना ये बात पूछा जा चुका है कि यूवी संरचना कहाँ होता है। तो यूवी संरचना आपको बताया जा रहा है कि जब क्या होता है प्रसूप कोशिका यानी एंटीपोडल सेल जब क्या होता है कि डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद जब प्राथमिक भित्ति कोशिका का बनाता है तो उस दौरान क्या होता है कि टेपिकम में उपकेंद्रक या मान लीजिए कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो क्या होता है यूविक संरचनाएं होते हैं ये क्या करता है ये क्या होते हैं परिवर्धन में सहायक होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं परिवर्धन में मदद करते हैं। अब प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम लोगों ने प्रसूप कोशिका विभाजन के अंतर्गत बात किया था तो उसमें बात वो हुई थी कि देखिए क्या होता है जो होती है दूसरी बात बताया गया कि आपका क्या होती है कि लघु बीजाणु जनन कोशिका होती है। तो लघु बीजाणु जनन कोशिका क्या करता है कि 2 या 3 बार विभाजित होकर 2 या 3 बार में विभाजित होकर क्या करता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका लघु बीजाणु जनन कोशिका है ये क्या करता है 2 या 3 बार में विभाजित होकर क्या करता है
कि चार अगुणित कोशिका का निर्माण करता है। चार अगुणित, ये केवल ये क्या है, ये जो चार अगुणित कोशिका हैं ये जो आपके क्या है कि एक बीजपत्री में होते हैं। अब अगर बात किया जाए दो बीजपत्री में, तो द्विबीजपत्री में भी यही किया होता है, लेकिन वो चार समद्विस्पर्शी होते हैं। द्विस्पर्शी मतलब कि लगे होते हैं, उस व्यवस्था में लगे होते हैं। हम बात कह सकते हैं कि प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका 2 या 3 बार में विभाजित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित लघु बीजाणु कोशिका का निर्माण करती है। तो हम लोग एक बार और दोहरा लेते हैं कि देखिए जो आपका क्या है लघु बीजाणु जनन कोशिका है, वो 2 या 3 बार में विभाजित होकर बताया जा रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट दिखाया जा रहा है, सेकंड दिखाया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि एकमात्र कोशिका है जो द्विगुणित है। जो कैसा है, द्विगुणित है। देखा जा रहा है कि एकमात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या कर रही है कि 2 कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, और यही क्या कर रहे हैं 1 या 2 या 3 में बार विभाजित होकर क्या कर रहे हैं कि एटलीस्ट 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण कर रही हैं। तो ये आपका क्या है कि जो है आपका कोई बात नहीं है। तो अगर प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, प्रत्येक लघु, ये जो आपके दिख रहे हैं ये प्रत्येक जो लघु बीजाणु कोशिका है, प्रत्येक लघु बीजाणु कोशिका क्या करते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने एक लघु बीजाणु कोशिका को लिया और देखा लिया, तो उसके बाद मैंने देखा ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा फर्स्ट सेकंड स्टेज में यहाँ दिया है, प्रोफेज फर्स्ट में दिया अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्या किया है कि ये डिवाइड हो गया है। उसके बाद अर्धसूत्री सेकंड में देखा कि ये 4 हो गए मात्र कोई लघु बीजाणु, और प्रत्येक लघु बीजाणु क्या कर रहे हैं एक लघु बीजाणु क्या कर रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो क्या नाम है कि परागकण है, परागकण या नर युग्मक कहते हैं। इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं कि जो परागकण होता है ये क्या होते हैं कि जनन कोशिका एवं नलिका केंद्रक के बाहर उपस्थित 2 आवरण होता है। उन दोनों आवरणों के बारे में हम बात करते हैं। चलिए तो देखिए हम लोग बात करते हैं कि देखिए जो क्या होता है कि परागकण होते हैं। तो परागकण क्या होता है कि नर युग्मक होता है या नर जनक। हम बात करते हैं देखिए कि जो परागकण होता है, परागकण पराग कोश में होता है। और पराग कोश में क्या होता है, पराग कोश में जो परागकण का एक केंद्रक क्या होता है कि विभाजन के फलस्वरूप 2 क्या करता है कि केंद्रक का निर्माण करता है। एक बताया गया क्या है कि एक जो आपका है वो है नलिका केंद्रक और दूसरा है जनन केंद्रक। एक नलिका केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक का जो निर्माण होता है वो पराग कोश में ही होता है। पराग कोश में जब क्या होता है विभाजन होती है, और विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है इसमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि जनन केंद्रक और दूसरा क्या है नलिका केंद्रक का निर्माण होता है। इसी बेस पे हमने देखा कि पराग कण के नलिका और तथा जो है जनन केंद्रक के बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण में जो होता है किस प्रकार से आवरण से ढके होते हैं। उसमें बताया गया क्या कि देखिए पराग कण होता है, पराग कण में 2 तरह के क्या होते हैं आवरण होते हैं, एक बाह्य चोल और दूसरा अंतरचोल। तो बाह्य चोल जो होता है वो कैसा होता है कठोर और खुरदरा होता है। उसका जो बाह्य चोल होता है वो कठोर और खुरदुरा होता है, और ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और ये इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। दूसरी बात जो आप आंतरिक जो चोल है यानी जाइन जो है वो पेक्टा सेलुलोज की बनी होती है, और ये क्या करता है पेक्टा सेलुलोज पराग नलिका बनने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि जो पराग नलिका की बात है, इस पराग नलिका के लिए पूछा जा चुका है कि उत्तरदायी कौन होता है। भाई पराग के लिए उत्तरदायी जो पेक्टा सेलुलोज होता है, जो अंतरचोल में होता है, यानी परागकण के अंतरचोल में क्या होता है कि पेक्टा सेलुलोज की बनी होती है, जो पराग नलिका के लिए बनने के लिए उत्तरदायी होता है। और यहाँ पर पराग नलिका एक अच्छी बात है कि अगर पूछा जाए भाई पराग नलिका की खोज किसने की थी, तो उनका नाम था एमिसी
है जो जिसने क्या किया था, खोज किया था। एमिसी नाम था जिन्होंने पराग नलिका के बारे में सबसे पहले बताया, खोजा था। अगर बात किया जाए, जैसे ये आप समझ लीजिए, ये फ्लावर है आपका, पराग कण की बात किया जाए तो पराग कोश में दो तरह के ऑलरेडी क्या होते हैं कि केंद्रक उपस्थित होते हैं। ये बात हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ दो तरह के क्या है, केंद्रक उपस्थित होते हैं। एक को बोलते हैं जनन केंद्रक और दूसरे को बोलते हैं क्या, अगर हम बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो पराग कण है, पराग कण कहाँ है, पराग कोश में। पराग कोश में पराग कण है और ये पराग कण जो है कि कैसे, मतलब जो पराग कण होता है, पराग कण के मतलब किससे घिरा होता है, तो बताया गया बाह्य चोल और अंतःचोल जो होता है। तो ये बताया जा रहा है पराग जो कण है, पराग कण में बताया जा रहा है ऑलरेडी क्या होता है, पराग कोश में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो क्या होते हैं कि केंद्रक का निर्माण होता है। दोनों केंद्रक का नाम, एक का नलिका केंद्रक है, दूसरा जनन केंद्रक है। अब जैसे मान लिया जा रहा है कि ये यहाँ से ऐसे मान लीजिए ये क्या कर रहा है, पोलिनेशन कर रहा है, परागण की क्रिया कर रहा है और वर्तिकाग्र पहुंचने का काम कर रहा है। तो यहाँ पराग कोश में, ये जो पराग कोश है, पराग कोश में जो आपका अंतःचोल है, यानी कि जो क्या नाम है कि परागकण का अंतःचोल है, वो क्या करेगा कि पराग नलिका बनाने के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि जो आपका पेक्टा सेल्यूलोज है, पेक्टा सेल्यूलोज क्या करेगा कि पराग नलिका, ये पराग नलिका यहाँ पे है, ये पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब जो है, इस पोलन ट्यूब का निर्माण में उत्तरदायी होता है। जैसे ही पराग कण क्या करेगा, पहुंचेगा, यानी पराग कण जैसे ही वर्तिकाग्र में पहुंचेगा तो यहाँ पे जनन केंद्र, सॉरी, ये कायिक कोशिका तथा दूसरा जनन कोशिका होती है। तो कायिक कोशिका पहले पहुंचेगी और पहुंचने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे क्या नाम है कि वर्तिकाग्र से चिपक जाएगी और चिपक जाने के बाद यहाँ पे जो नर युग्मक पराग कण है वो दो की संख्या में, ये माना जा सकता है कि जो लघु बीजाणु धानी है वो दो की संख्या में पहुंचेगा। पहुंचने के बाद आगे क्या करेगा कि चलने का काम करेगा। बात करते हैं, इस प्रकार हम लोग समझ लिए हैं कि एक पराग मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। यानी एक पराग मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं कि जो पराग कण होता है, पराग कण पहले से ही पराग कोश, मतलब पराग कण का एक केंद्रक पहले ही क्या होता है कि पराग कोश में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या करता है कि दो तरह के केंद्रक का निर्माण करता है, एक नलिका केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक। तो नलिका केंद्रक और जनन केंद्रक क्या होते हैं कि दो प्रकार से आवरणों से घिरे होते हैं। जो बाह्य चोल होता है, दूसरा अंतःचोल होता है। अंतःचोल जो होता है इसका पेक्टा सेलुलोज की बनी होती है। ये आपका जो बाह्य चोल है वो कठोर और खुरदरा होता है, जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और ये अंतःचोल का जो पेक्टा सेलुलोज के कारण बनी होती है, ये क्या करती है, पराग नलिका बनने के लिए उत्तरदायी होती है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये जो पराग कण थे या जो आपका लघु बीजाणु जनन था, ये इस प्रकार से था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी क्या करें कि दबाएं, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।